नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार पूंजीवाद, उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद इन विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये अपने आप में ये जो टॉपिक हैं ये अपने आप में एक बड़े विषय हैं और इन पर गहन अध्ययन किया जाता है। हम यहाँ केवल बेसिक रूप में इनको समझ रहे हैं, परिभाषित ही करने की कोशिश कर रहे हैं। 8वीं से लेकर एमए तक और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है और ये है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया और अर्थव्यवस्था का ये जो विवाद है ये एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में छेड़ा था। कुछ उदारवादियों का कहना था कि यदि अगर अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र कर दिया जाए तो इसकी गतिविधियां काफी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। उदारवादियों के मत के अनुसार अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता होनी चाहिए, सरकार का उस पर हस्तक्षेप ना हो। तो हमारा जो पहला पॉइंट है उदारवाद का मतलब ही ये था कि स्वतंत्र रूप से व्यापार करने दिया जाए, मुक्त व्यापार करने दिया जाए, सरकार का उस पर कोई अंकुश ना हो, हस्तक्षेप की नीति हो, हस्तक्षेप ना किया जाए। उत्पादक इन पर निजी स्वामित्व हो। तो इसलिए कई पूंजीपतियों ने इसमें अपना पैसा लगाया, उद्योगपति इसमें शामिल हुए। इसलिए उदारवादी अर्थव्यवस्था को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। तो हम कह सकते हैं उदारवाद या पूंजीवाद का मतलब यह है कि सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप ज्यादा ना हो। हस्तक्षेप की नीति के तहत उदारवाद की शुरुआत हुई। इसमें पूंजीपति शामिल हुए तो इसको पूंजीवाद कहा गया। इसमें प्रतियोगिता पर बल दिया गया, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए तो इसमें प्रतिस्पर्धा हुई, मुक्त व्यापार हुआ, स्वतंत्र नीतियां चली। इसमें अमीरों ने पैसा लगाया और उद्योगपतियों की बात हो रही है तो इसमें मजदूर जो थे उद्योगों में शामिल हुए, सैलरी बेस पर मजदूर शामिल हुए। तो इसमें हुआ ये कि अमीर तो अमीर हो गए लेकिन गरीब गरीब रह गए। कई देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं शोषण है। इसलिए इसको उतना श्रेष्ठ पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था को नहीं माना गया। इसके बाद समाजवाद आया। समाजवाद पर देखा गया कि सरकार ने नियंत्रण अपने हाथों में लिया, सरकार का पूरा नियंत्रण रहा। आप पैसा तो लगा सकते हैं लेकिन सरकार के अंडर में ही सारी चीजें रहेंगी। समाजवाद ये कहता है कि कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं रहेगी, निजी स्वामित्व का ये विरोध करता है। समाजवाद में सभी को बराबर बांटने की बात कही गई। सरकार समाज के हित में ही काम करेगी। जो भी देखा जाएगा क्षमता के अनुसार और कार्य के अनुसार ही वेतन मान दिया जाएगा। क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां सरकार का नियंत्रण, निजी स्वामित्व का विरोध और क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन, समाज बराबरी के आधार पर चलेगा। यह समाजवाद हो गया, सोशलिज्म। मतलब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। रूस ने समाजवाद को अपनाया। भूतपूर्व सोवियत संघ
जो 15 स्वतंत्र देशों का समूह था और उसने इसको अपनाया, और इसी का जो आगे चलकर जो बड़ा रूप साम्राज्यवाद हुआ, लेनिन की क्रांति, सभी को इसके बारे में पता है। इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। समाजवाद को श्रेष्ठ माना गया, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना था, लेकिन इसमें शोषण और शोषित इनका कोई स्थान नहीं रखा गया। उदारवाद, पूंजीवाद, समाजवाद के बाद, उदारवाद पूंजीवादी था, उसके बाद समाजवाद, और समाजवाद के बाद हमने देखा कि कुछ स्थितियां पूंजीवाद की और कुछ स्थितियां समाजवाद की, दोनों श्रेष्ठ हैं। तो दोनों को मिलाकर भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जो 1929 के समय से चर्चा में आई। मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया। दोस्तों, इसके बाद साम्यवाद। साम्यवाद ये कहता है कम्युनिज्म, ये मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित है। साम्यवाद ये कहता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषण वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषण करने वाले जो होते हैं वो शोषण वर्ग जो है वो शोषित वर्ग को ऊपर नहीं उठने देते। तो कम्युनिज्म, साम्यवाद ये कहता है कि जब तक श्रमिक मुक्त नहीं होगा तब तक समाज से भेदभाव नहीं जाएगा। तो चूंकि समाजवाद और साम्यवाद दोनों का जो लक्ष्य है वो तो समान है, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। भारत में ही साम्यवाद कुछ क्षेत्रों में इसका समर्थन किया जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल में कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो इसका समर्थन करती हैं, जो श्रमिक मुक्त होने की बात करती हैं। साम्यवाद ये कहता है कि राज्य ही ना रहे तब कहीं जाकर अर्थव्यवस्था सही मानी जाएगी। तो दोस्तों, चीन जो है, चीन या ऐसे देश जहां पर एक पार्टी, एक नेता, एक जो दल, एक विचारधारा है, वहां साम्यवाद है। चीन ने साम्यवाद को अपनाया। हालांकि वर्तमान में चीन पूंजीवादी विचारधारा की ओर अग्रसर है। दोस्तों, जैसा कि हमने पूंजीवाद को देखा, पूंजीवाद इसको पूर्णतः परिभाषित करना इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि इसकी स्थितियां यह स्थिर नहीं है, यह देश काल परिस्थितियों के आधार पर पूंजीवाद की परिभाषा बदलती गई। तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उदारवाद अर्थात पूंजीवाद का मतलब है मुक्त व्यापार, प्रतियोगिता पर बल, सरकार का स्वामित्व ज्यादातर ना होना, हस्तक्षेप ना होना, हस्तक्षेप की नीति, स्वतंत्र रूप से व्यापार किया जाए और निजी जो स्वामित्व है उस पर जोर दिया गया। पूंजीवाद में सरकार उद्योगपतियों के जो टैक्स मिलती है उसके द्वारा ही सरकारी सेवाएं देती है। फिर था समाजवाद, जिसमें शोषण और शोषित का कोई स्थान नहीं था। सरकार का पूर्णतः नियंत्रण, निजी स्वामित्व का विरोध, क्षमता अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वेतन, और समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी को बराबर संपत्ति बांट दी जाए। साम्यवाद शोषण और शोषित दो वर्ग होते हैं। यह श्रमिक मुक्त की बात करता है। इसमें भी भेदभाव की बात की जा रही है कि इसमें भेदभाव ना हो, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन साम्यवाद ये कहता है कि राज्य ही समाप्त कर दिया जाए, ना शोषण वर्ग रहे ना शोषित वर्ग रहे। इस प्रकार उदारवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद को बेसिक रूप में हमने समझा। इनका आगे का जो परिचय है, आगे का विस्तृत वर्णन है, फिर कभी हम किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।